नमस्तम। मैं आज आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो काला सच बताने जा रहा हूं जो अभी तक आपसे छुपाया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अर्थात ईवी का जो निर्माण होता है उसके अंदर जो बैटरी लगती है, उस बैटरी में जो पदार्थ प्रयोग होते हैं उसमें से मुख्य रूप से है आपका कोबाल्ट, लिथियम, निकल, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, आयरन। इसमें से तीन बड़े महत्वपूर्ण पदार्थ है। पहला है कोबाल्ट, दूसरा है लिथियम और तीसरा है ग्रेफाइट। ये तीन पदार्थ हैं जो बड़े ही प्रयोग किए जाते हैं। इसमें से जो पहला पदार्थ है कोबाल्ट, दुनिया का सबसे अधिक कोबाल्ट कॉन्गो देश में होता है। कॉन्गो देश अफ्रीका का एक देश है जहां पर दुनिया का लगभग 60 से 70% कोबाल्ट का उत्पादन होता है। मजे की बात यह है कि चीन ने पिछले 25 वर्षों से कॉन्गो के अंदर कोबाल्ट माइंस में इन्वेस्टमेंट प्रारंभ किया था और करते करते आज की तारीख में कोबाल्ट माइंस, कॉन्गो की अधिकांश कोबाल्ट माइंस के ऊपर चीन का कब्जा हो गया है। नंबर एक। नंबर दो, लिथियम। लिथियम के उत्पादन में चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। नंबर तीन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के उत्पादन में चीन दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र है। अर्थात ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बात की जा रही है, खास तौर से भारत के रेफरेंस में हम बात करें, ये पूरा का पूरा जो निर्माण जो प्रक्रिया जो होगी उसमें जो बादशाहत किसी की मिलेगी तो वो चीन की मिलेगी, क्योंकि कोबाल्ट पे कंट्रोल चीन का है, लिथियम पे वो तीसरे नंबर का उत्पादन देश है और ग्रेफाइट पे वो नंबर 1 पे है। अब बात करते हैं पेटेंट की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 14,000 से ज़्यादा पेटेंट है और अधिकतर पेटेंट जो है यूरोपियन देश के नाम पर है या अमेरिका के नाम पर या जापान के नाम पर, जैसे कि टोयोटा और होंडा के नाम पर। अर्थात पेटेंट भी हमारे पास नहीं है। तो भारत के पास न तो उसका सेल बैटरीज का निर्माण के लिए काम में आने वाला बेस पदार्थ है और न ही हमारे पास पेटेंट है। तो भारत के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत बड़ा झंझट बनता जा रहा है। अब बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके क्या कुछ नुकसान है। अब मुझसे बात करते हैं कि आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है? तो इसका जवाब है हाँ। देखिए ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, देखिए, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इश्यूज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट में क्या बता रहा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स affects not only drivers but also passengers and electronic device inside। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो ड्राइवर्स को तो प्रभावित करेगा ही, साथ में जो पैसेंजर्स है उनको भी प्रभावित करेगा। और पैसेंजर्स में या ड्राइवर्स में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शरीर में लगा रखी है या उसके पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो उसको भी ये प्रभावित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब ये सवाल नंबर 2 इस पर चलते हैं कि क्या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उससे कोई कैंसर वैंसर का खतरा भी है क्या? अब चलते हैं, देखिए हम यहाँ पर चलते हैं। ये एक नया आर्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेफ्टी के नाम से है। इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर आप देखिए बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हाइब्रिड एंड द इलेक्ट्रिक कार द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिस्क। यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। गिवन द मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन कंसीडर्ड द पॉसिबल कार्सिनोजन इन ह्यूमंस। ये आपके सामने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक इन ह्यूमंस बाय द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। कैंसर के ऊपर जो रिसर्च करने की जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो इसको पॉसिबली कार्सिनोजेनिक मानती है। इसके साथ साथ ये जो बच्चों में जो ल्यूकीमिया होता है उस ल्यूकीमिया होने के चांसेस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो निम्न आवृत्ति की जो रेडिएशंस होती है बच्चों में ल्यूकीमिया भी करती है। अगला बात ये करते हैं कि और क्या क्या इसके हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यह सेल डैमेज करेगा,
डीएनए फ्रेगमेंटेशन करेगा, आपके डीएनए को तोड़ देगा। डीएनए आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, डीएनए के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। प्रत्येक स्पेसीज का डीएनए अलग होता है और डीएनए ही आपका आइडेंटिफिकेशन है, आपकी पहचान है। यदि आपका डीएनए ही नष्ट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में क्या होने वाला है। फिर आपके फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होगी। इसके बाद में है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी इसमें होंगे, साथ में दूसरे हेल्थ डिसऑर्डर्स होंगे, बिहेवियरल इश्यूज आएंगे। इसमें जो रेडिएशन जो पैदा होती है वो होती है एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी। अभी जो एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी होती है वो इन बैटरी से पैदा होती है, और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो सेल टावर से या ब्लूटूथ से या वाईफाई से पैदा होती है। तो कहने का मतलब किस प्रकार से ये आपको प्रभावित करेगा, देखिए इस पर लिखा हुआ है ये एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन एमिट्स एट अ लोअर फ्रिक्वेंसी देन आरएफ रेडिएशन, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी की होती है, बट बोथ कैन कॉज बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इन ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। दोनों के लिए बड़ा ही मानव के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। तो आप समझ सकते हैं ये लिखा हुआ था विथ इलेक्ट्रिक कार्स ए बिग बैटरी इज बीइंग यूज्ड क्लोज टू योर बॉडी विथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रनिंग अराउंड द एज ऑफ द कैबिन। दिस कैन एक्सपोज यू इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द ELF रेडिएशन। चूँकि इलेक्ट्रिक कार जो होती है वो एक प्रकार से आपके शरीर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वेव्स का जनरेशन होगा, खासतौर से जो लो फ्रिक्वेंसी वाली, और वो उससे आपको बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड होने की संभावना। अब बात करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरनमेंट के लिए सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वर्स्ट फॉर एनवायरनमेंट। ई व्हीकल्स जो है पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, उससे बात करते हैं। जो ई व्हीकल्स का जब निर्माण होता है, एक गाड़ी का जब निर्माण होता है छोटी वाली गाड़ी का, तो 2 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, 2 मैट्रिक टन। और जो बड़ी वाली जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनेगी, व्हीकल बनेगा, तो उसमें 17 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण पर चल रही है, और वर्तमान में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण हो रहा है 2050 तक आते आते 300 गुना से लेकर के 1000 गुना तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण होगा। अभी ये संख्या 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन के आसपास है प्रतिवर्ष, लेकिन 2050 तक पहुँचते पहुँचते ये 1 बिलियन प्रतिवर्ष होने वाली है। यानी वर्तमान संख्या की तुलना में 1000 गुना अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पैदा किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। तो ऐसी स्थिति में, जो कि उनको पता है कि भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होगी, तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के अलग अलग तरीके बता रहे हैं, है ना। जैसे कि गाय की डकार से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ऐसे कई तरीके बताएंगे आपको, उन पर आपको रोक लगानी है। कहने का मतलब ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, नंबर 1। नंबर 2, जो माइनिंग की जो समस्या है, जहाँ पर ये माइनिंग होती है वो पूरा का पूरा क्षेत्र पॉल्यूटेड हो जाता है, वहाँ का पानी पीने के लायक नहीं होता है। चिली के अंदर वहाँ खनन कार्यों में 65% पानी वहाँ का खनन कार्यों में ही खत्म हो जाता है। जनता के लिए पीने के लिए पानी बचता ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचता है वो पॉल्यूटेड वाटर होता है। इसके साथ में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो ग्राउंड वाटर जो है उसको भी ख़त्म कर देता है, उसको भी डैमेज कर देता है, उसको भी पॉल्यूट कर देता है। इसके साथ में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ख़ास तौर से जो कोबाल्ट और लिथियम की जो रिसाइकलिंग है वो बहुत मुश्किल है, वो बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। तो वो जो भी रिसाइकलिंग नहीं होगा तो वो जो बैटरी जो बाद में जो अनयूज्ड होगी या जो बाद में एक्सपायर्ड कही जाएगी, वो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में दुनिया में आने वाली है। और स्टोरेज की बहुत बड़ी समस्या, जब लाखों करोड़ों बैटरी बनेगी तो समझ सकते हैं कि आप इस प्रकार से कितनी स्टोरेज की इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं। अब जो बात करते हैं उसके पहले एक बात करते हैं कि दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकारें कई तरह का काम कर रही है। तो भारत सरकार ने भी एक योजना बनाई है जिसके अंतर्गत 10 वर्ष से ऊपर के डीजल वाहन एवं 15 वर्ष से ऊपर के पेट्रोल वाहन अभी दिल्ली NCR में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। धीरे धीरे ये सभी राजधानी में प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे और उसके बाद छोटे शहरों में और गाँव के अंदर ये वाहन प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। भारत सरकार की योजना है, उसके अनुसार में
आप देखिए कि 2025 तक 150 सीसी से ऊपर के बाइक, 150 सीसी से ऊपर की बाइक और स्कूटी भारत में पेट्रोल और डीजल का निर्माण नहीं होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक ही निर्माण होगा। यह भी एक आर्टिकल है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कि ये जो है, ये तो बात हुई कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है पर्यावरण के लिए कितना खतरा है और भारत सरकार के लिए भी कितना खतरा है, क्योंकि हमारे पास इसका न तो पेटेंट का अधिकार है, नहीं हमारे पास इसका जो कच्चा माल है वो है। लेकिन जनता को और क्या क्या समस्या होने वाली है। जनता को लगता है कि मैं गो ग्रीन जा रहा हूँ और मैं कोई मेरी गाड़ी से पॉल्यूशन नहीं हो रहा, परंतु ऐसा नहीं है। पहली बात तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आपकी गाड़ी करेगी यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में हैं तो, भले ही उस समय चलते हो नहीं हो, लेकिन उसके निर्माण प्रक्रिया के अंदर सबसे अधिक पॉल्यूशन आप ही पैदा करेंगे। तो वो जो साइकोलॉजिकल भूत है उसको भी आप निकाल दीजिए। अब जनता को जो समस्या का सामना करना पड़ेगा, एक जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है आपके पास, है ना, बहुत गिनी चुनी कंपनी बनाती है और जो बाकी जो कंपनी है शायद उनको अपना कारोबार जल्दी बंद करना पड़ेगा। दूसरी समस्या जो चार्जिंग की समस्या है, चार्जिंग का टाइम बहुत ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और सबसे बढ़िया गाड़ी, सबसे महंगी गाड़ी जो होगी वो भी बेस्ट क्वालिटी की, वो कंपनी भी कहती है कि 1 घंटा तो कम से कम लगेगा, और सबके पास तो वो वाला महंगी गाड़ी होगी नहीं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देश में कहीं नहीं है। पेट्रोल का, डीजल का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में जगह जगह है, हर जगह, परंतु इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। सुपर चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसकी तो और भी कमी होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि सुपर चार्जिंग कहाँ होता है। फिर उसके बाद में ये लंबी दूरी के लिए आपको बस इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ठीक नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। अपर फ्रंट कॉस्ट, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो कॉस्ट है, स्टार्टिंग कॉस्ट है, वो 10, 12, 13 लाख से शुरू होती है। उससे कम इलेक्ट्रिक गाड़ी तो आती भी नहीं है। एक साधारण सी गाड़ी जो पेट्रोल डीजल की होती है वो 4-5 लाख से शुरुआत हो जाती है और लोगों को मिल जाती है। ऐसी स्थिति में लोग कहाँ जाएंगे? जिनकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी, 10 वर्ष से ऊपर की डीजल गाड़ी और 15 वर्ष से ऊपर की पेट्रोल गाड़ी बंद कर दी जा रही है। सरकार का ये कहना है, एनजीटी का ये कहना है कि अगर आप उसके अंदर उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करते हो तो आप चला सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने का खर्चा कितना होगा? एक जो बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की, वो ही 7-8 लाख की होती है। यदि आप अपनी पेट्रोल गाड़ी को, डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो बैटरी का खर्चा 7-8 लाख का, ऊपर से वो बड़ी मुश्किल से कन्वर्ट होगी, वो आम इंसान के लिए संभव नहीं है। 99% लोग कर नहीं पाएंगे, तो मजबूरी में आपको एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फिर यदि आपको इलेक्ट्रिक बैटरी खरीदनी पड़ गई किसी कारण से, क्योंकि जो बैटरी का जो निर्माण है वो कहते हैं कि 5 वर्ष की इसकी लाइफ है, 5 वर्ष बाद आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी, और 5 वर्ष बाद जब बैटरी बदलेंगे तो फिर आपको 7-8 लाख रुपये का खर्चा हो जाएगा, है ना। तो ये आप समझ लीजिए आज की तारीख में 7-8 लाख रुपया, जब 5 साल बाद जब महंगाई बढ़ेगी तो वो कितना खर्चा आपके जेब से जाने वाला है। इसके साथ में आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो मार्केट में आ रही है, उनकी जो पीछे की जो स्पेस है, जो रियर सीट पे जो स्पेस है, बहुत ही कम है, बहुत लिमिटेड है, लेग स्पेस बिल्कुल नहीं है। वो इस प्रकार से बनाई गई है कि आप, ताकि लोग पीछे लोग बैठे ही नहीं है ना, ताकि वो 1-2 आदमी ही इस पर सफ़र करे। तो ये भी आपकी समस्या है। आपको घर में ज़्यादा लोग हैं तो आपको एक की जगह 2 इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को देखिए आप। साथ में आप देखिए कि जो उसका जो एक्सीडेंट है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी बैटरी का डैमेज हो गई, तो आपको नई बैटरी लगानी पड़ेगी। और सपोज आपकी गाड़ी इंश्योरेंस के अंदर भी है और मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि 3-4 लाख हम लगा देते हैं, और 3-4 लाख आप लगा दीजिए, तो 3-4 लाख रुपये मामूली रकम नहीं होती। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हमारे देश के अंदर है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में नहीं है, मध्यम शहरों और छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं है, और गांव और कस्बों के हालत तो बहुत ही ख़राब है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ में और क्या परेशानी होने वाली है। एक बात और, इलेक्ट्रिक गाड़ी जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं 2050 तक 1000 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी 1000 गुना बढ़ जाएगी कम से कम। अभी साधारण जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो घर में हम बिजली के बल्ब, पंखे,
ट्यूबलाइट एसी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत बढ़ेगी। कम से कम 1000 गुना है, ये और भी अधिक हो सकता है। इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जब मांग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट अभी जो 8 रुपये के हिसाब से है वो पता नहीं कहाँ 80 रुपये या 800 रुपये तक जा सकते हैं। घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कमी की जाएगी, ये बात भी हमको समझने की ज़रूरत है। तो आगजनी की जो घटना है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत बढ़ रही है, ख़ास तौर से भारत जैसे देश में जो गर्म देश है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जल्दी से अगर चार्जिंग के टाइम पे भी विस्फोट हो जाता है। हमने तो देखा खड़ी खड़ी गाड़ी विस्फोट हो रही है, ट्रक के अंदर 4-4 5-5 गाड़ियाँ आ रही है कंपनी से, वो रास्ते में अचानक से उसके अंदर आग लग गई है। तो इस प्रकार की घटना इलेक्ट्रिक गाड़ी में ख़ास तौर से भारत जैसे देश में ये ज़्यादा होगी। तो इतनी बुरी बात है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपको लग रहा था या आपको जो बताया गया था कि बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए, आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाइए, लेकिन ये जो आज मैंने आपको जो बातें बताई उससे आपको ये बात बड़ी ही समझ में आ चुकी होगी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत ही बेकार है भारत के लिए। ख़ास तौर से भारत के संदर्भ में बिल्कुल भी ये गाड़ी उपयुक्त नहीं है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बैन लगना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ी पर बैन लगना चाहिए? इस बात को लेकर के आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्तम, जय हिंद, जय भारत।